शांतनु जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू मैडम फॉर कॉलिंग मी। प्रधानमंत्री लगातार विदेशों में भारत की धाक बना रहे हैं। न केवल धाक बल्कि ज़रूरतमंद देशों का भारत मददगार भी बन रहा है। अब भारत और ईरान में चाबहार बंदरगाह को लेकर के एक फैसला हुआ है। काफ़ी दिनों से ये चल रहा था, लेकिन इसको अब अंतिम रूप दे दिया गया है। चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह होगा। अभी तक इस बंदरगाह को लेकर के भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। इस पे फाइनल मोहर लग चुकी है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। मैडम पहले तो मैं जस्ट ब्रीफली लोगों को बता दूं कि चाबहार जो पोर्ट है वो ईस्टर्न ईरान में गल्फ ऑफ ओमान में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकल रहा है वहां पे है। एंड ये एक पोर्ट है जिसमें दो अलग अलग बंदरगाह हैं, जो कि शाहिद कलंतारी और शाहिद बेहस्ती, दोनों में 5-5 बर्थ है। मतलब 10 जहाज एक साथ आ सकते हैं। और एक ये डीप सी पोर्ट है, मतलब एकदम बंदरगाह तक जहाज आ सकता है। इसको डेवलप करने का प्लान 1973 में शाह ऑफ ईरान के साथ था, क्योंकि उस टाइम भारत और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। परंतु ईरानियन रेवोल्यूशन के आते ही ये प्लान ठप हो गया और 83 में इसको डेवलप करने का प्लान फिर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वेस्टर्न ईरान इराक वॉर के टाइम पे जो 80s में हुआ था, उस टाइम इसमें इराकी एयर स्ट्राइक में तो ये पोर्ट को फिर से स्टार्ट किया गया था। बट देन टाइम के ऊपर ये वेस्टर्न ईरान इसको डेवलप इज नॉट वेरी डेवलप्ड, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। और थर्डली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हो सकता है इंडिया के लिए, बिकॉज हमारा ट्रेड रूट अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप के साथ कनेक्ट हो सकता है। अभी जैसे कि प्रश्न किया गया है कि ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया के लिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉम्बे से मुंबई पोर्ट से जस्ट 1500 किलोमीटर दूरी पे है, और कंडला पोर्ट गुजरात में है, उससे 1200 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका प्रॉक्सिमिटी दुबई से भी है, और ग्वादार पोर्ट जो कि पाकिस्तान का है, जिसको कि चीन यूटिलाइज कर रहा है अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर से कम की दूरी पे है। और कराची पोर्ट इज 170 किलोमीटर्स अवे। तो इससे क्या है, इंडिया का कंप्लीट रूट खुल जाएगा विद द सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। एंड इंडिया हैज आल्सो हेल्प्ड ईरान बिल्ड द ईरान चाबहार जहेदान रेल रूट, जो कि अफगानिस्तान में काबुल से कनेक्ट हो रहा है, और एक 240 किलोमीटर का रोड भी बनाया है जो कि ईरान और अफगानिस्तान को कनेक्ट कर रहा है। इसमें इंडिया अंडर दिस गवर्नमेंट हैज डन दिस वर्क। और ये जो चल रहा था 2017 में फर्स्ट टाइम इंडियन ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम लिमिटेड ईरान का, इन्होंने इंडिया ग्लोबल पोर्ट के साथ मिलके एक समझौता किया है टू हैंडल दिस चाबहार पोर्ट। और ये 2017 का एक जो ट्राइपार्टिएट एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, सो दैट ये रास्ता खुल जाए फॉर ट्रेड, क्योंकि अफगानिस्तान से लोहा एक्सपोर्ट होता है हमारे देश के लिए, प्लस हमारे और भी गुड्स इन देशों में जा सके। सो ये सरकार ने बेसिकली
टू फॉस्टर रिलेशंस विथ ईरान, जो कि ऑलरेडी हमारा अच्छा मित्र है, अफगानिस्तान अंडर इवन तालिबान, उसको डेवलप करने के लिए इंडिया इज हेल्पिंग आउट। और इकोनॉमी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि कंप्लीट शॉर्ट हो जाता है। छाबार गए, वहां से रोड रूट या रेल लिंक है अफगानिस्तान होके तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान होके सेंट्रल एशिया से आगे यूरोप के लिए, विच इज द नॉर्थ साउथ ट्रैफिक कॉरिडोर, विच इज बीइंग डेवलप्ड। 7,400 किलोमीटर का जो रोड है। सो दिस इज हाउ इट इज इकोनॉमिकली ऑफ फोकस। स्ट्रेटेजिकली इसलिए क्योंकि ग्वादार चाइना को असिस्ट कर रहा है, ये हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर को खोलेगा, प्लस स्ट्रेटेजिकली ये पाकिस्तान को बेसिकली एनसर्कल करेगा सो दैट उस पे भी नजर रखा जा सके। बिकॉज आफ्टर ऑल अंडर दिस गवर्नमेंट इंडिया इज ग्रोइंग टू बी अ फॉर्मिडेबल इकोनॉमी। सो इससे हमारे लिए ग्रेन, मेटल, आयरन और खाद्य पदार्थ भी, जैसे 2017 में फर्स्ट लॉट ऑफ व्हीट, अबाउट 10,000 टन्स ऑफ व्हीट अफगानिस्तान को इस पोर्ट के थ्रू भेजा गया है। सो दैट इज हाउ दिस इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टू अस। शांतनु जी, एक चीज और जानना चाहती हूँ, चाबार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार के तौर पे देखा जा रहा है, क्या कहते हैं? यस, ईरान ने पहले पाकिस्तान और चाइना को भी रिक्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए, बट इन्होंने इस इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो कि अभी लेटली पाकिस्तान के एम्बेसडर ने ओपन स्टेटमेंट दिया है। फर्स्टली हेल्प नहीं कर सकता है बिकॉज पाकिस्तान के पास अपने फंड्स है ही नहीं। सेकेंडली, चाइना इस प्रोजेक्ट में हेल्प इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज उसको फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज ग्वादार को इंपॉर्टेंस देने से इट इज गेटिंग अ पोर्ट। वो ईरान के साथ ताल्लुकात इसलिए नहीं बढ़ाने चाहता क्योंकि इट डज नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद अफगानिस्तान। एंड पाकिस्तान के लिए ये हार इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया, स्ट्रैटेजिकली इट इज गेटिंग एनसर्कल्ड एंड देयर मैरिटाइम सिक्योरिटी इज गेटिंग थ्रेटन्ड। एंड ये जो पैरेलल छाबार जहेदान रेल रूट या जो रोड जा रहा है, इट कैन बी यूज्ड ऑल्सो टू कीप एन आई ऑन द track which is coming from Karakoram down to Karachi and Jabbar, and Pakistan suspects that our naval forces will be also monitoring this route, though कि ये हमारे डिफेंस सर्कल के बाहर है, but then there are tactical and strategic importance of this route which obviously we will also try to exploit. So शांतनु जी, हाँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। इसीलिए पाकिस्तान इसको एक हार ही माने क्योंकि इकोनॉमिकली इट कैन नॉट सस्टेन द पोर्ट एंड देन इवन टैक्टिकली मिलिटरीली इट इज गेटिंग ऑनटू अ बैक फुट। ये भी सुना जा रहा है कि इस समझौते के तुरंत बाद अमेरिका ने चेतावनी दी कि कोई भी तेहरान के साथ व्यापारिक सौदे करने का विचार बना रहा है तो उसे संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये सब क्या है और अमेरिका के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? मैडम, जो चीज अमेरिका को पसंद नहीं है उसी के लिए
उसको कष्ट होने लग जाता है। इनिशियल ईरान पे जब सैंक्शंस लगाए गए थे 2003 में, या ईरान इराक वॉर के टाइम पे भी छाबार पोर्ट या ईस्टर्न ईरान पे सैंक्शंस नहीं लगाए थे, बिकॉज वो उस टाइम के सिचुएशन या जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था। बॉर्डर इराक के साथ था, इराक ईरान वॉर के टाइम पे इस तरफ कुछ भी नहीं था, प्लस अफगानिस्तान को मिल रहा था, सामान आ पा रहा था, बिकॉज यूएस फोर्सेस वर देयर इन अफगानिस्तान ट्राइंग टू कंट्रोल तालिबान। तो उस टाइम पे उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, एंड देयर वर नो सैंक्शंस पुट ऑन दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस पोर्ट, बट ऑन द अदर पोर्ट जो ईरान का है बंदर अब्बास, उसके डेवलपमेंट पे, ईरान के डेवलपमेंट पे नाटो कंट्रीज बोलिए, यूरोपियन कंट्रीज को मना किया गया था, सो दैट द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, रशिया या उस एरिया को डेवलप ना कर पाए। बट नाउ ईरान को उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये कह के, बिकॉज ऑफ इट्स फाइट विद इसराइल, ईरान इसराइल के बीच में जो मुठभेड़ हो रहा है, बिकॉज ऑफ ईरान एंड हमास, और कहा जाता है येमेनी हाउदीज जो पायरेट्स हैं उनको ईरान बढ़ावा दे रहा है। इसलिए अभी बिकॉज ईरान में सो कॉल्ड जो हिजबुल्लाह हो या एक्सेस ऑफ रेजिडेंस को ग्रोथ मिल रहा है, वो यूएस को खटक रहा है, तो इसीलिए अभी वो सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है या जो स्टॉपेजेस कर रहा है, बिकॉज दे से कि ईरान टेररिज्म को ग्रोथ कर रहा है, एंड इंडिया को भी इन सैंक्शंस के दायरे में लाया जाएगा अगर ये छाबार के साथ खिलवाड़ किया या ये एग्रीमेंट को फाइनल स्टेज में लाया। बट जैसे द प्रेजेंट गवर्नमेंट अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर इज पुशिंग इकोनॉमी अहेड, और ये जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक ऑन टू द सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो टू यूरोप, जिसमें हमने ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉर दी रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। और ये जो पोर्ट है इसको फाइनल एग्रीमेंट करके इंडिया पोर्ट्स लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया कोहेसिवली विद पोर्ट्स एंड मैरीटाइम लिमिटेड ऑफ ईरान। तो यूएस को इसलिए खटक रहा है कि वो सोच रहा है कि हम लोग टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, एंड इनिशियली वो सोच रहा था कि इंडिया का डेमोक्रेसी का जो थॉट प्रोसेस है वो इन देशों में फैलेगा, बट अभी ईरान इसको खटक गया क्योंकि उनके ट्रेड लिंक, उनके शिप्स पे अटैक हो रहा है, तो उन्होंने अपने भलाई के लिए सोच के सैंक्शंस जो कि बस जनरली करता है, दूसरों के काम में उंगली अड़ाने वाला। आपने सही कहा शांतनु जी, क्योंकि इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको लेकर के बहुत सारे देश जो हैं बड़े चिंतित हैं, क्योंकि हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, सबको ये पता है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। इसको लेकर के भी लोग अड़ंगे लगा रहे हैं, क्या कहते हैं? इसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, बिकॉज प्रेजेंटली देयर इज नोबडी टू रिप्लेस हिम। एंड मैं ये भी कहूंगा क्योंकि क्यों नहीं, बिकॉज अभी तक जितने भी बोल्ड स्टेप्स लिए हैं जो कि इतने सालों में नहीं हो पाया था, जैसे कि आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि वाला, प्लस सीए इत्यादि, लिस्ट इज एंडलेस, हैज बीन फॉर बेनिफिट ऑफ द कंट्री, ऑपोजिशन समझे या ना समझे। एंड ये तो गारंटीड है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अंडर। एंड
अगेन मैं कहूंगा व्हाई नॉट, बिकॉज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. Look at the complete growth of our country and his vision to make us the third by 2025. हम USSR, Russia, China and US are ahead of us. And in all the forums, India has got a standing and a say today. चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो G20 हो, G7 हो, हर जगह पे. So we are forging ahead. इस समय पीओके में बड़ी अनरेस्ट चल रहा है. आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं मैडम. पीओके में बड़ी अनरेस्ट चल रही है. वहाँ के लोग जो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान से आजिज आए हुए हैं, आप क्या देखते हैं? मतलब इसमें आपको अगर दूरगामी इसके परिणाम क्या देखते हैं आप? क्या ये फिर से 1971 का रेपिटेशन होगा? चांसेस तो है, बट एज ऑफ टुडे यूके's इकोनॉमी is shattered. No, I'm not talking about this UK. I'm talking about POK. Sorry, मेरे को I'm sorry, very sorry. POK के विषय में तो मैं ये कहूंगा कि it is part of the manifesto also that POK will be taken over by India, and India has already played its cards in Balochistan, and the people in POK are already in doldrums, and their economic state is very bad. They are no more want to be grounds for growing terrorists. So 1971 ho na ho, but over a period of time that they will slowly merge into India. Maybe if not in this coming tenure, maybe in his next tenure, it will be a part of India, because activities are already on which are leading towards merging of POK with our country. शांतनु जी, आपने मेरे दर्शकों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी और मेरे शो के के लिए समय निकाला आपने. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू मैडम. जय हिंद.